Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, तो इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेटा फ्रेम्स के बारे में बात करना शुरू किया था और हमने ये सीखा था कि ये डेटा फ्रेम क्या होता है और उसके अंदर हमने कुछ छोटे छोटे ऑपरेशंस किए थे। आज हम उसी डेटा फ्रेम को ही आगे बढ़ाएंगे और हम और कई सारे उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहला एस्पेक्ट तो यही आता है कि अगर आपके पास कोई डेटा आता है, आप उस डेटा को डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करोगे, या आसान सी भाषा में पूछूं तो आप अपने डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करोगे। ओके, आपके पास भिन्न भिन्न तरीके के वेरिएबल्स आ रहे हैं, भिन्न भिन्न तरीके का डेटा आ रहा है और आप उसको डेटा फ्रेम में बनाना चाहते हो। आपको ये ज़रूर याद रखना है कि डेटा फ्रेम में हम सिर्फ उन्हीं वेरिएबल्स को ले सकते हैं जिनकी हमारी लंबाई बराबर हो, अर्थात लेंथ ऑफ द वेरिएबल हर एक वेरिएबल की सेम होनी चाहिए। ये हमारी प्राइमरी कंडीशन है और अगर ये नहीं होगा तो इसके जो परिणाम होंगे वो कुछ ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो उससे क्या होता है। उसके अलावा हमारे डेटा फ्रेम में डिफरेंट तरीके की इंफॉर्मेशन को उस डेटा से बाहर निकालने के लिए बहुत से ऑप्शंस होते हैं, बहुत से कमांड्स होते हैं। हम उनके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस लेक्चर की आपको स्लाइड्स कहाँ से मिलेंगी। ओके, तो इस लेक्चर की स्लाइड्स मैंने अपने होम पेज पर मैंने अपलोड कर दी हैं और हमारा होम पेज है home.iitk.ac.in/SHALAB/SP प्रभा। आप यहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे पहुँचने में दिक्कत हो रही है तो आप इस QR कोड को अपने फ़ोन में अवेलेबल किसी भी फ्री के ऐप से आप स्कैन कर सकते हो और वो आपको हमारे होम पेज पर ले आएगा। और इसमें भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कोई भी सर्च इंजन में चले जाइएगा, आप वहाँ पे मेरा नाम टाइप करिएगा, हमारे संस्थान का नाम टाइप करिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा होम पेज मिल जाएगा और वहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपको स्वयं प्रभा के नाम से एक लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको इस कोर्स की सारी फाइलें मिल जाएंगी। अब हम सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि अगर आपको कोई डेटा दिया गया है तो उससे आप डेटा फ्रेम कैसे तैयार करोगे, कैसे आप उसको क्रिएशन करोगे। लेकिन उसके पहले सबसे बड़ी बात आती है कि ये डेटा फ्रेम है क्या। अगर आपको मैं उसको बहुत ही आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी क्लास में सपोज़ 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट की आपने हाइट, वेट और एज पर आपने उनका वैल्यूज़ को रिकॉर्ड किया है और ये तीनों आपने 3 कॉलम वेक्टर्स में आपने 50 स्टूडेंट की वैल्यूज़ को स्टोर कर लिया है। अब आप क्या करिए, सबसे पहले तो आप जो 50 स्टूडेंट हैं आप उनकी हाइट्स लिखिए। जो आपने जिस वेक्टर कॉलम वेक्टर में या जिस वेरिएबल में आपने इसको स्टोर किया है आप उसको कॉलम वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे लिख दीजिए। फिर आप दूसरे कॉलम में आप उन स्टूडेंट की जो एज है आप उसको लिख दीजिए साइड बाय साइड और तीसरे कॉलम में जो उन स्टूडेंट्स का जो वेट है आप उसको लिख दीजिए। राइट, तो ये आपने क्या कर दिया, आपने इन 3 कॉलम्स को एक साथ ज्वाइन कर दिया, आपने उनको ऐड कर दिया 3 कॉलम वेक्टर्स को। तो ये जो 3 कॉलम वेक्टर्स है जब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी एक स्प्रेडशीट बन जाएगा। अब लेकिन सवाल ये है कि ये जो हमारा स्प्रेडशीट है या जो हमारा डेटा है ये हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म का भी हो सकता है या डेटा फ्रेम के फॉर्म का भी हो सकता है। तो इस स्प्रेडशीट को डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में सेव करने के लिए आप कमांड इस्तेमाल कर लीजिए data.frame DATA.FRAME। ओके, और
आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हम डेटा फ्रेम का क्रिएशन करते हैं तो हर एक कॉलम में हमारे बराबर नंबर के ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए। तो ये देखिए, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। हर कॉलम में आपने 50 स्टूडेंट्स के नंबर लिए हुए हैं। ओके, तो हर एक कॉलम में 50-50 ऑब्जर्वेशंस होंगे। ओके, तो ये हमारा होता है डेटा फ्रेम। अब हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के थ्रू हम आपको इस डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में बताते हैं। बाद में आपको याद होगा, हमने अपने पिछले लेक्चर में जो हमारा लाइब्रेरी है मास, वहाँ से हमने पेंटर्स का डेटा सेट लिया था और उसके ऊपर हमने डिफरेंट ऑपरेशंस करे थे। वो हम आज भी करेंगे, लेकिन ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको उदाहरण समझाने के बाद। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए x, y, z और इन 3 वेरिएबल्स को मैंने अलग अलग तरीके का ले लिया है। मैंने x ले लिया है, ये हमारा 101 से लेकर के 116 तक के 16 नंबर हैं, जैसे 101, 102 अप टू हेयर 116। अब मैंने y वेरिएबल लिया, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। ओके, तो मैट्रिक्स में मैंने क्या किया, मैंने इसको 4x4 की मैट्रिक्स बनाई। उसके लिए मैंने n रो इक्वल टू 4 और n कॉल इक्वल टू 4 इस्तेमाल किया। और अब इसमें 4 इंटू 4 अर्थात 16 वैल्यूज़ होंगी और उन 16 वैल्यूज़ को मैंने जो मैंने x वेरिएबल से हमारी वैल्यूज़ आई हैं उनको मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया। राइट, तो अब इसमें से क्या हो गया, x के अंदर भी हमारे पास 16 वैल्यूज़ आ गई, y के अंदर भी 16 वैल्यूज़ आ गई और z में मैंने एक नया कॉलम वेक्टर तैयार किया जहां पर मैंने लोअर केस के 16 अल्फ़ाबेट्स को ले लिया और उसके लिए मैंने कमांड यूज़ कर लिया LETTERS, जिसके थ्रू मुझको अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के लोअर केस में जो प्रथम 16 अक्षर हैं वो मिल जाएंगे। ओके, अब हम इन 3 वेरिएबल को x, y, z को आपस में कंबाइन करके उनको हम एक नए डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में तैयार करेंगे। लेकिन आपको ये देना है कि देखिए यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स है और जो नंबर्स हैं ये तो आपके न्यूमेरिक वेक्टर हैं, लेकिन ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये तो आपका कैरेक्टर है। और यही तो हमारा फ़ायदा है डेटा फ्रेम का कि इसमें हम भिन्न भिन्न तरीके के जो हमारे मोड्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं, मोड्स ऑफ डेटा होते हैं, हम उनको आपस में कंबाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपकी x की क्या वैल्यू आएगी। ये देखिए 101 से लेकर के 116 तक के नंबर हैं और जो आपने y मैट्रिक्स बनाई ये आपकी 101, 102, 103, 4 करते करते ये आपकी 116 तक आ गई। और जो आपका z वेक्टर के अल्फ़ाबेट्स हैं A, B, C, D अप टू P, P हमारा 16वां अल्फ़ाबेट होता है। ओके, आप और ये इसी ऑपरेशन का एक आपका स्क्रीनशॉट है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये होल्ड करेगा। अब देखिए, इस डेटा फ्रेम को तैयार करने के लिए मैंने अपना कमांड यूज़ कर लिया डेटा डॉट फ्रेम, और बहुत आसान है। डेटा डॉट फ्रेम लिखिए और पैरेंथेसिस के अंदर जो जो वेरिएबल्स आपको कंबाइन करने हैं आप उनको लिख दीजिए। तो आपने यहाँ पे x, y, z कर दिया और जब आपने इसको आपस में कंबाइन करने के बाद में आपने उसको एक नाम दिया है DATAFR, मतलब मैंने इसको एक छोटा सा नाम दिया है डेटा फ्रेम के नाम से। जब आप इसको देखोगे तो देखिए आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ओके, देखिए ये तो आप पहचान गए। x आपका क्या है, 101 से 116 तक की नंबर है, वैल्यू जो आपने दी है। और z क्या है, z आपका आरंभ के 16 अल्फ़ाबेट्स है। इसके बाद में आपने एक वेरिएबल दिया था y, जो एक आपका मैट्रिक्स था। y क्या था, 4x4 की मैट्रिक्स। अब इसमें से आप अगर ध्यान दीजिए तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये मैट्रिक्स अलग तरीके से अरेंज हो गई। देखिए आपने 4x4 की जो मैट्रिक्स आपने ली थी, ये देखिए एक मैट्रिक्स ये हो गई, एक मैट्रिक्स आपकी ये हो गई और एक मैट्रिक्स आपकी देखिए ये हो गई और ये मैट्रिक्स आपकी देखिए ऐसे हो गई। ओके, और साथ ही में आप अगर देखेंगे आपके देखिए ये
कॉलम नेम्स खुद ब खुद आ गए, x, x1, x2, x3, x4 और z। x और z तो आपने दिए थे, लेकिन x1, x2, x3, x4 तो आपने दिए ही नहीं, वो तो आपका था y। इसका मतलब ये है कि अगर हम कॉलम नेम्स नहीं देते हैं तो ये हमारा जो R सॉफ्टवेयर है डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम नेम्स खुद ब खुद उनको असाइन कर देता है। और साथ ही आप अगर देखिए ये क्या आ गया, जो पहला कॉलम है ये आपका क्या आ गया, ये आपके डेटा के नाम आ गए, रो नेम्स। तो ये आपसे कह रहा है कि यहाँ पे 16 वैल्यूज़ हैं और आपके ये कॉलम से। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब आप मैट्रिक्स को डेटा फ्रेम में करते हो तो देखिए कुछ यहाँ पे एक अलग तरीके का ऑपरेशन हो रहा है। और ये जो मैट्रिक्स है ये देखिए 4 बार रिपीट हो गई, और ये रिपीट ऐसे हुई कि इसमें से हर एक कॉलम में आपके 16 एलिमेंट हैं, राइट। अब ऑब्वियसली आपने, अगर आप ऐसे सोचिए कि अगर आपने पहला कॉलम लिया जहाँ पे 16 एलिमेंट थे, दूसरा कॉलम लिया वहाँ पे 16 एलिमेंट थे जो आपके x और थे z, लेकिन y को जो आपने लिया ये तो आपकी मैट्रिक्स थी 4x4 की। तो अब इसको r को नहीं समझ में आया कि हमको क्या करना है, तो उसने इसी मैट्रिक्स को उसने 4 बार रिपीट कर दिया, और उसने उसको ऐसे किया कि इसके अंदर भी हमारे पास 16 वैल्यूज़ आ जाए। तो ये हमारी एक, ठीक है मैं इसको सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारा R का स्टाइल है और R हमारा ऐसे ही काम करता है। तो ये आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि इसको हम कैसे करें। ऑन द अदर हैंड, कि अगर हम मान लीजिए कि अपनी इस मैट्रिक्स को अगर हम यहाँ पर असाइन कर देते कि n रो इज इक्वल टू 16, n कॉल इज इक्वल टू सपोज यहाँ पे कितना है 4, ओके। और यहाँ पे हम इसके अंदर जो भी अपनी वैल्यूज़ दे रहे हैं वो हमारी टोटल 64 वैल्यूज़ होंगी, कुछ और होंगी, तो शायद आपका आउटकम एक अलग तरीके का आता, ओके। उसके अलावा क्या है, अगर आपके पास कोई ऐसे वेरिएबल होते जहाँ पर हर एक वेरिएबल में 16 वैल्यूज़ हैं, वहाँ पर आपका इस तरह का कोई अचंभे वाला, आश्चर्य वाला आउटपुट नहीं आता। जो आपके जो वेरिएबल हैं 16 के, वो सब साइड बाय साइड आते और ये तीनों आपस में डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में ज्वाइन कर जाते, राइट। अब हम देखिए काम करते हैं, आपको इनको हम R में करके दिखाते हैं, और ये देखिए ये आपका आउटपुट आएगा, और R में आपको मैं बहुत कुछ करके दिखाने की कोशिश करूँगा, बहुत कुछ तो नहीं, जो आपके मतलब का है। तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ कि मैं इस डेटा सेट को पहले यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, सो दैट कि ओके। तो देखिए हमने x y z मैंने कर दिया। x आपका है 1 से 16 तक, y आपका है मैट्रिक्स 4x4 की, और z आपका क्या है LETTERS लेटर्स 1 to 16, ओके। अब आपने यहाँ पे देखिए x आपका ये आ गया, y आपका ये आ गया और z आपका ये आ गया। अब आपने किया डेटा फ्रेम को आपने नाम दिया डेटा फ्रेम, आपने कर दिया डेटा डॉट फ्रेम, और ब्रैकेट में आपने कर दिया x, y, z, राइट। अब देखिए इसकी क्या वैल्यू आ गई डेटा FR की, देखिए ऐसी आ गई। अब हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करते हैं, राइट। अब ठीक करने के लिए एक अलग तरीके का डेटा फ्रेम बनाते हैं जहाँ पर ऐसी समस्या ना हो। तो जैसे कि अगर हम कहें कि मैंने अपना x डिफ़ाइन किया था, ये हम ऐसे ही डिफ़ाइन कर लेते हैं x से 16 तक, और y को हमने जो डिफ़ाइन किया था ये मैंने एक मैट्रिक्स डिफ़ाइन करी थी 4x4 की, तो अब ये हमारी हो जाएगी n कॉल तो हमारे 4 रहेंगे, लेकिन ये हमारा 16 रोज़ हो जाएगी, और 16 रोज़ में जो हमको इसके नंबर भी देने हैं हम इसको 1 से लेकर के 64 तक के नंबर दे सकते हैं, राइट। अब आप देखिए y आपकी क्या आ गई, ऐसी आ गई, और z आप पहले वाला ही ले लीजिए जो आपने 16 अल्फ़ाबेट बनाए थे। अब जब आप यहाँ पर अपना डेटा फ्रेम बनाने की कोशिश करते हो और आप ये x y z को आप यहाँ पे डेटा फ्रेम में ऐड करते हो,
को देखिए, अब आपका जो मैट्रिक्स बनेगी वो ऐसी बन जाएगी। देखिए 1 से 16 तक के सारे ये नंबर आ गए, 1 से 16 तक, और फिर हमारी पूरी मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे कंबाइन हो गई। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप अगर ये वाला आउटकम ध्यान से देखेंगे तो जो आपने अपनी मैट्रिक्स तैयार करी थी, ये अगर इसमें अगर 16 रोज़ होती और जो हमारे बाकी 2 वेरिएबल्स के लेंथ के बराबर होता, तो आपको जिस तरह की समस्या आई है वो समस्या नहीं आती। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी डेटा फ्रेम तैयार करने की कोशिश करते हैं, उसके पहले थोड़ा सा समय दीजिए, सोचिए, विचार करिए कि आप क्या कर रहे हो, और उसके बाद आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। चलिए अब हम यहाँ पर एक और डेटा फ्रेम बनाते हैं जो बहुत ही आसान सा रहेगा। जैसे कि मैं आपको इसी को लेता हूँ, x को मैं ये ले लेता हूँ और y को मैं ले लेता हूँ कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। तो इसको हम कैपिटल लेटर्स में अपर केस में लिखेंगे LETTERS, और हम कर देंगे 1 से 16 तक। और Z हमने पहले ही लिया हुआ है, Z आप देख लीजिए, ये आपका जो 1 से 16 तक के वैल्यूज़ थी। तो आपका x आपका ये हो गया, y आपका ये हो गया। ओके, तो x आपका पहला कॉलम आपका हो गया संख्याएं 1 से 16 तक की। सेकंड कॉलम आपका y हो गया, जहाँ पे कैपिटल लेटर्स में अल्फ़ाबेट दिए हैं, और थर्ड कॉलम में आपने क्या दिया, स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट। अब ज़रा सा हम इनका डेटा फ्रेम तैयार करते हैं। ये देखिए क्या आ गया, जो आपका देखिए पहला कॉलम था x, उसमें 1 से 16 तक की वैल्यूज़ आ गई। जो दूसरा कॉलम था y, वहाँ पर आपने कैपिटल अल्फ़ाबेट्स जो भी 16 थे उनको दे दिया, और जो थर्ड कॉलम है z, वहाँ पर आपने लोअर केस में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको दे दिया। हम आपको एक चीज़ यहाँ और दिखाते हैं। अगर हम मान लीजिए x y z का अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, कि हम यहाँ पे कर दें सपोज z y x, तो देखिए क्या होगा। तो देखिए जिस ऑर्डर में आपने वेरिएबल्स दिए थे वही ऑर्डर देखिए आपका यहाँ पे अरेंज हो गया। ऐसा नहीं है कि आप इन कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, आप इन कॉलम को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, और हम देखिए इसी में हम आपको एक कॉलम को हम रिपीट करते हैं। सपोज मैंने z को फिर से रिपीट कर दिया और मैंने डेटा फ्रेम बनाया z y x और z का, तो भी देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका डेटा फ्रेम बन गया। लेकिन R ने एक काम किया, आपने जो 2 वेरिएबल्स के नाम सेम दे दिए थे z z, अब की इसने जहाँ तक अपनी पूरी कोशिश करी कि जो आपने वेरिएबल के नाम दिए हैं उन्हीं नाम के अनुसार इसने कॉलम्स के नाम भी दिए। लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ पर एक ही वेरिएबल 2 बार इस्तेमाल हो रहा है, तो एक ही स्प्रेडशीट में 2 कॉलम नेम्स एक से तो हो नहीं सकते हैं। ये उसी तरह की बात है कि किसी शहर में एक ही एड्रेस के 2 मकान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो कॉलम नेम है ये तो उस कॉलम का और जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनका एड्रेस इंडिकेट करता है। तो इसने उसको अपनी ओर से एक नया नाम दे दिया z.1। ये हम आपको बाद में बताएंगे कि अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो उसको आप भी कर सकते हो, और आप इसको कर चुके हो नेम्स। ओके, तो अब हम अपने स्लाइड्स में वापस आते हैं और हम फिर से अपने उस पुराने वाले डेटा सेट को कंसीडर करने की कोशिश करते हैं जो हमारा मास लाइब्रेरी के अंदर है, और इसको मैंने पिछले लेक्चर में भी इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले हम कमांड यूज़ करेंगे लाइब्रेरी और ब्रैकेट में कर देंगे मास, MASS कैपिटल लेटर्स में। तो ये हमारी मास की लाइब्रेरी अपलोड हो जाएगी, और उसके अंदर हमारा डेटा सेट है जिसका नाम है पेंटर्स, PAINTERS। हम इसको अपलोड कर देंगे। आपको देखिए इसी तरह का एक डेटा सेट यहाँ मिल जाएगा। आपको मैंने यहाँ पे छोटा सा खाली उसका एक स्क्रीनशॉट आगे भी दिया हुआ है। आपको देख के समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर यहाँ पे पहली रो में हमारे पास जो डिफरेंट पेंटर्स हैं उनके बारे में उनके नाम दिए हुए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कई सारे वेरिएबल हैं, कंपोजिशन, ड्राइंग, कलर, एक्सप्रेशन, स्कूल एक्सेट्रा। इसके ऊपर उनका कुछ डेटा दिया हुआ है जो एक स्प्रेडशीट में है और जो एक डेटा फ्रेम है। ये हमने पिछली बार चेक कर लिया था कमांड को यूज़ करते हुए, is.data.frame। ओके, अब हम इस पेंटर्स के डेटा सेट के अंदर और भी तरीके की जो हमारी भिन्न भिन्न इंफॉर्मेशन है हम उनको समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहला एक सवाल तो हमारे सामने आता है कि जब भी हमारे सामने कुछ डेटा एनालिसिस के लिए एक नया डेटा सेट आता है, हमको उसके बारे में पता करना चाहिए। और पता करने में हमको क्या क्या चाहिए होगा, उसके अंदर हमारे पास कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं, वो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में है, डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में है, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, एट्सेट्रा इत्यादि। तो और हमको उस डेटा सेट को खोलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर 5000 फाइल्स उस फाइल के अंदर अगर मान लीजिए 5000 की हमारी 5000 वैल्यूज़ हैं, तो हम उन 5000 वैल्यूज़ को एक एक करके देखेंगे और फिर बताएंगे। हमको इनको ऑटोमेटेड वे में अपने आर के कमांड को इस्तेमाल करते हुए करना है, राइट। तो किसी भी डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर देखने के लिए हमारे पास कमांड होता है str, और हम जब इस str को और पैरेंथेसिस में उस अपने डेटा फ्रेम को का नाम लिखेंगे तो हमको उसके बारे में जो अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। स्ट्रक्चर मतलब डेटा का स्ट्रक्चर। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे str और पैरेंथेसिस में पेंटर्स टाइप करके आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। देखिए, ऐसा कुछ आउटकम आएगा। आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आउटकम है क्या। देखिए, पहला तो ये बता रहा है कि ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, वेक्टर है, डेटा है, क्या है ये आपको साफ साफ बता रहा है कि ये जो पेंटर्स का हमारा डेटा सेट है ये एक डेटा फ्रेम के फॉर्मेट का है। और इसमें है क्या, इसमें टोटल हमारे पास 54 ऑब्जर्वेशंस हैं और कितने वेरिएबल है, 5 वेरिएबल है। और ये वेरिएबल कौन कौन से हैं, राइट। देखिए, इसने आपको सबसे पहले लिखा डॉलर। डॉलर का मतलब यही यहाँ पर है कि इसके पहले यहाँ पे पेंटर आ रहा है जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है पेंटर्स डॉट कंपोजिशन। इसका मतलब इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि ये जो पूरी लाइन लिखी है इसके पीछे आप यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेंटर्स, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं पड़ा, आप ऐसा मान सकते हो। ओके, तो पेंटर्स डॉट कंपोजिशन मतलब कि जो हमारा कंपोजिशन का वेरिएबल है जो पेंटर्स डेटा सेट के अंदर है वो क्या है, ये हमारा है int। int का मतलब क्या होता है, इंटीजर। और इसकी वैल्यूज़ हमारी कैसी हैं, ऐसी हैं 10, 15, 8 और करते करते उसके बाद ये इसको छोड़ लेता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी स्पेस तो है नहीं इसको दिखाने के लिए स्क्रीन पर। इसने आपको एक अंदाज़ा दे दिया कि इस तरह की इसकी वैल्यूज़ हैं। उसी तरीके से फिर ये अगले वेरिएबल पर आता है और अगले वेरिएबल में आपको बताता है कि अगले वेरिएबल का नाम क्या है, ड्राइंग। और ये वेरिएबल हमारा क्या है, फैक्टर है, कैरेक्टर है, इंटीजर है, नॉन क्या है, आपको बताता है ये इंटीजर है int। और इसकी वैल्यूज़ क्या क्या है, ये आपको कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता है। उसी तरीके से ये आपको जो बाकी वेरिएबल्स हैं, कलर्स, एक्सप्रेशंस, उनके बारे में बताने की कोशिश करता है कि ये इंटीजर वैल्यूज़ हैं और इनकी ये सब आरएम की वैल्यूज़ हैं। फिर ये आता है स्कूल पे, कहता है स्कूल भी एक वेरिएबल, लेकिन अब ये कहता है कि ये फैक्टर है। और फैक्टर में हमारे पास यहाँ पे 8 लेवल्स हैं, राइट। ये 8 लेवल्स और फैक्टर क्या होते हैं इसके बारे में हम जब आगे फैक्टर की बात करेंगे, हम जब आपको फैक्टर को समझाने की कोशिश करेंगे तब हम आपको बताएंगे, राइट। यहाँ पे हम इसको आप ये मान सकते हैं कि ये हमारे कैटेगरिकल वेरिएबल है और जहाँ पे हमारे पास 8 कैटेगरीज हैं, ओके। और आप यहाँ भी देख सकते हो आपकी कैटेगरीज यहाँ पे ABCD करके दिखाई हुई हैं। ये उसी तरह की बात है कि जैसा मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था कि स्टूडेंट्स को मैंने 2 कैटेगरीज में मेल और फीमेल में बांट दिया है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये एक फैक्टर वेरिएबल है और उसको मैंने 1 और 2 से इंडिकेट कर दिया है। तो हमारे मेल और फीमेल को मैंने 1 और 2 से क्रमशः दिखाया है और हमारे पास 2 लेवल से, कौन कौन से, 1 और 2, अर्थात मेल और फीमेल। ओके, तो देखिए इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी और अगर आप इसको आर में करोगे तो देखिए आपको ऐसा स्क्रीनशॉट दिखाई देगा। हम इस कमांड को ज़रा सा अपने आर में करने की कोशिश करते हैं। str पेंटर्स, आप देख सकते हैं, देखिए यही आउटकम आपको यहाँ पर मिल गया, राइट। ओके, तो देखिए ऐसे कमांड को इस्तेमाल करके आपको जो भी कोई भी जो एक अननोन डेटा सेट आपके पास होता है उसके बारे में आपको अंदर छिपी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, राइट। अब हम चलिए आगे आते हैं। ओके, अब
ये जो हमारा काम है इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अब हम आपको फॉर्मली बताते हैं। जो भी आपका ये डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम के अंदर कई सारे वेरिएबल हैं, स्कूल, एक्सप्रेशन इत्यादि। अब मेरा सवाल ये है कि आपको एक ये पूरा डेटा सेट दिया हुआ है, डेटा फ्रेम दिया हुआ है, जिसमें यहाँ बहुत सारे कॉलम्स हैं, और आपको किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को बाहर निकालना है। अर्थात जो इसका यहाँ पे डेटा वैल्यूज़ दी हुई हैं, उन डेटा वैल्यूज़ को आपको इस स्प्रेडशीट से बाहर निकाल करके एक नए वेरिएबल में असाइन करना है। या हम ये भी कह सकते हैं एक आसान भाषा में कि इस डेटा फ्रेम से अगर आपको किसी वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन को बताना है तो हमको उस वेरिएबल की इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना होगा। उसके लिए हम उस वेरिएबल की इंफॉर्मेशन को कैसे बाहर निकालें और उस वेरिएबल का नाम कैसे लिखा जाए। इसका आसान तरीका होता है, आर में बहुत आसान तरीका होता है। आप सबसे पहले लिखिए डेटा फ्रेम का नाम, डेटा फ्रेम का नाम, उसके बाद लगाइए डॉलर और उसके बाद लिख दीजिए अपने वेरिएबल का नाम। जैसे हमारा ये जो मैंने यहाँ पे डेटा सेट लिया हुआ है पेंटर्स वाला, तो हमारा नाम क्या हो गया, डेटा फ्रेम का नाम है पेंटर्स, तो मैंने लिख दिया पेंटर्स और फिर लिख दिया डॉलर। और अब हमको स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी थी, तो मैंने इसके आगे लिख दिया स्कूल। ये जो नाम लिखेंगे आप, यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है कि जैसा इस डेटा फ्रेम में आपको नाम दिया गया वही नाम आपको लिखना है। आप यहाँ पे ये जो लिखा है ना कैपिटल एस, आप इसको स्मॉल नहीं कर सकते हो कि आपने इसको ऐसे लिख दिया स्कूल और इसमें एस आपका छोटा है, ये आपका गलत हो जाएगा और मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। और जब आप ऐसा करोगे तो ये देखिए आपके पास जो भी स्कूल वेरिएबल के अंदर इंफॉर्मेशन कंटेंट है ये बाहर आ जाएगी। ओके, चलिए हम आपको इसको देखिए करके दिखाते हैं। ओके, देखिए आपको आपने किया पेंटर डॉलर स्कूल। ऐसे ही आप अगर कोई और वेरिएबल के बारे में करना चाहें, जैसे कि हम कहें कि आपको ड्राइंग के बारे में अगर निकालना है, राइट, तो मैंने यहाँ पे पेंटर्स डॉलर और ड्राइंग कर दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसा ड्राइंग वहाँ लिखा हुआ है आपको वैसे ही लिखना है। और आप देख लेंगे इसकी वैल्यूज़ कहती हैं 8, 16, 13, 16, 15, 16। आप देख सकते हैं कि इसकी आरएम की वैल्यू वही दी हुई है। तो इसने आपको जो ड्राइंग कॉलम के अंदर सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे दे दिया। अब इसी में देखिए अगर हम यहाँ पे डी को छोटा कर दें ड्राइंग का, तो आ गया नल। मतलब कि इस अगर आपने ड्राइंग में डी को स्मॉल कर दिया तो इस नाम का वेरिएबल यहाँ कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा आर केस सेंसिटिव है। उसके अलावा एक चीज़ और भी है, हम इनकी जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं उनको हम एक किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसको मैंने एक नए वेरिएबल में असाइन कर दिया एक्स के अंदर, और जो हमारे ड्राइंग के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको मैंने एक नए वेरिएबल वाई में स्टोर कर दिया। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। ये देखिए वही वैल्यू तो आई जो आपने यहाँ पर लिखी हुई है, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू यही तो है जो आपने पेंटर्स ड्राइंग में लिखी हुई है। और ये जो देखिए वाई की वैल्यू, राइट। अब अगर आप इन वैल्यूज़ को जो भी किसी वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं आप अगर इनको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो तो आपका काम बहुत आसान हो गया। अब आपको इन वेरिएबल्स के ऊपर जो भी ऑपरेशन करने हैं आप उसको निकाल सकते हो। जैसे कि अगर हम मान लीजिए इसको कुछ एक हम न्यूमेरिक वैल्यू मान लेते हैं जिनका कुछ मतलब है, और वाई के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं उनका अगर मुझको मीन निकालना है तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे मीन ऑफ वाई। ये हम अभी आपको आगे करके भी दिखाएंगे, लेकिन आप ये देख सकते हो कि ये हमारा एडवांटेज होता है अगर हम कोई भी कॉलम की वैल्यूज़ को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं तो हम इसको आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो स्प्रेडशीट आपने डेटा फ्रेम के थ्रू बनाई है उसके आप डिफरेंट कॉलम्स को आप बाहर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और डिफरेंट कॉलम्स के अंदर जो उनकी वैल्यूज़ हैं आप उनको बाहर निकाल सकते हो, और उनको आप किसी वेरिएबल के अंदर भी आप
लिख सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको डेटा फ्रेम में कोई भी अगर रो और कॉलम दी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर कल की एंट्री पता करनी है तो कैसे पता करा जाए। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारा कोई स्प्रेड शीट यहाँ पर है, यहाँ पर कॉलम्स हमारे दिए हुए हैं ABC और रोज़ हमारी दी हुई हैं 1 2 3। तो हमारी जो सेल्स होती हैं इनका एड्रेस क्या होता है, जैसे कि अगर हम कहें बीक में सेकंड रो की जो सेल होगी उसका एड्रेस क्या होगा, B2। तो अब B2 के एड्रेस पर कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। तो B2 के एड्रेस पर क्या लिखा हुआ है हम इसको पता करना चाहते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए अगर आपको याद हो कि जिस तरीके से आप मैट्रिक्स कमांड को यूज़ करते थे और मैट्रिक्स के आगे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके अपने रो और कॉलम का जो नंबर है आप उसको लिख देते थे, उसी तरीके से हम यहाँ भी काम कर सकते हैं। और जो भी हमारा डेटा फ्रेम का नाम है उसको हम लिख दें और उसके आगे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें और यहाँ पे हमारी रो संख्या और जो हमारी कॉलम संख्या है इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, कैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि आपने जो आपका जो पेंटर्स का डेटा सेट है, इसमें से मुझे एक पेंटर है जिनका नाम है डाओडाइन और एक वेरिएबल है कंपोजिशन। तो मुझको ये पता करना है कि डाओडाइन का कंपोजिशन की वैल्यू क्या है। ओके, मतलब यहाँ पर हमारा कहीं पे लिखा हुआ है कंपोजिशन, इस तरह का कॉलम है और यहाँ पे हमारी बहुत सारी रोज़ हैं और यहाँ कहीं पे लिखा हुआ है डाओडाइन। तो अब इस पेंटर के करस्पॉन्डिंग जहाँ पर इस कंपोजिशन की वैल्यू होगी ये क्या है ये हमको नहीं पता, तो हम इसको भी यहाँ पर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमने देखिए यहाँ पे लिखा पेंटर्स और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने करके लिख लिया इस पेंटर का नाम और इस वेरिएबल का नाम। अब देखिए यहाँ पर जो भी आपका पेंटर का नाम है या जो वेरिएबल का नाम है ये तो एक स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, तो इसको मुझको डबल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा और आप अगर करेंगे तो आपको देखिए वैल्यू मिल जाएगी 10 और ये देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट है। चलिए हम इसको पहले आर कंसोल में करके देखते हैं। आप ये देख सकते हैं आपका जो डेटा फ्रेम देखिए ऐसा है, राइट। ये देखिए आपका ये है आपके पेंटर डाओडाइन और इनके लिए कंपोजिशन का क्या वैल्यू है, ये आपका वेरिएबल है कंपोजिशन, कॉलम है और इसकी वैल्यू क्या है 10। तो अब हम देखिए इसी वैल्यू को यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कर दिया पेंटर्स रो नेम और साथ में कॉलम नेम और दोनों को मैंने डबल कोट्स में लिख दिया, तो ये मुझे मिल जाएगा 10। तो आपने उसमें से अपनी स्प्रेडशीट से किसी सेल में जो वैल्यू दी है आपने इसको बाहर निकाल लिया। ओके, तो देखिए ये भी आपका एक ऑपरेशन हो गया जो आप करते हो। उसी तरीके से हमारे पास एक चीज़ और भी होती है कि जब हमने अपने इस स्प्रेडशीट से कोई कॉलम को बाहर निकाल लिया, उसकी वैल्यूज़ को बाहर निकाल ली, तो अब वो एक अपने में एक वेरिएबल बन जाता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण लेकर के दिखाया कि मैंने पेंटर्स डॉलर स्कूल का जो भी वेरिएबल था उसको मैंने एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लिया था। अब जब ये हमारा किसी नए वेरिएबल में स्टोर हो जाता है तो इसके ऊपर हम जो भी अपने फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, प्रोग्रामिंग होती है, हम उस प्रोग्राम को इस वेरिएबल का नाम से कॉल कर सकते हैं। या जैसे कि अगर हम कहें कि आपने जैसे पेंटर्स डॉलर स्कूल, ये क्या हो गया, ये आपका जिस कॉलम का नाम स्कूल है पेंटर्स में वो आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसके ऊपर मैंने एक यहाँ पे फंक्शन लगा दिया समरी। ये समरी फंक्शन क्या होता है ये अभी हमने आपको नहीं बताया है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि समरी फंक्शन होता है ये हमको एक फ्रीक्वेंसी टेबल देता है अगर हमारा वेरिएबल कैटेगरिकल वेरिएबल है तो, और अगर कोई हमारा एक न्यूमेरिकल वेरिएबल होता है तो ये हमको उसके बारे में स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जैसे मी देता है। ओके,
तो अब अगर मान लीजिए कि हमको अपने इस डेटा सेट में किसी वेरिएबल पर अगर मुझे अपना कोई फंक्शन लगाना है, समरी फंक्शन, तो हमको कुछ नहीं करना है। समरी का कमांड लिखा, समरी SUMMARY, और मैंने ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में उस वेरिएबल का नाम लिख दिया, पेंटर्स डॉलर स्कूल। राइट, तो देखिए ये बहुत ही आसान सा चीज़ है कि अगर अब इसमें से हमको क्या आपको हो गया, आपको क्या एडवांटेज हो गया कि अगर आप अपने इस बड़ी सी डेटा सेट के अंदर आप अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर आप अगर कुछ अपना अगर आप कमांड यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे किया समरी और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया पेंटर्स डॉलर ड्राइंग। राइट, अब क्या था, देखिए आपका ड्राइंग क्या था, ड्राइंग आपका एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। राइट, आप अगर इसकी ड्राइंग की वैल्यू देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर समरी कमांड अगर हम यूज़ करते हैं, अगर हमारा कोई क्वांटिटेटिव वेरिएबल है तो उसका वो मीन, मीडियन और डिफरेंट क्वार्टाइल्स हैं उसके बारे में बताता है। देखिए इसके बारे में हम अभी आगे आपको बताएंगे, लेकिन आप ये देख सकते हो। उसी की तरीके से आप अगर अपना कोई अगर आप एक जो क्वालिटेटिव वेरिएबल लेते हो, कैटेगरिकल वेरिएबल लेते हो, जैसे कि यहाँ पर स्कूल है, अगर आप इसकी बात करते हो तो इसके ऊपर अगर हम समरी अगर लगाएंगे तो हमको ये फ्रीक्वेंसी टेबल बताएगा। देखिए ये अब आप देखिए यहाँ पे मैंने जो समरी कमांड है दो भिन्न भिन्न तरीके के वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर यूज़ किया है, और मैंने क्या किया है, समरी कमांड को मैंने किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर इस्तेमाल किया है। और आपके इस पेंटर्स डेटा सेट में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि ये आपने जो समरी कमांड है आप किसी इंडिविजुअल वेरिएबल पर लगाना चाहते हैं कि आप इसको अपने पूरे डेटा फ्रेम पर लगाना चाहते हैं। राइट, जब हम पूरे डेटा फ्रेम पे अगर हम समरी कमांड लगाएंगे तो हमारे इस डेटा फ्रेम में जितने भी वेरिएबल्स हैं ये अपने आप से हर एक वेरिएबल के ऊपर समरी कमांड ऑपरेट हो जाएगा। जैसे आपको पहले मैं करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा। जैसे देखिए आपने लिखा यहाँ पे समरी और आपका इसका डेटा सेट का क्या नाम है, पेंटर्स। ये देखिए इसने आपको जो जो आपके वेरिएबल्स थे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इसने खुद से फैसला कर लिया और उसी के अकॉर्डिंग आप उसने समरी का कमांड लगा करके आपको इसका आउटकम पकड़ा दिया। जैसे देखिए पहला वेरिएबल था कंपोजिशन, इसने आपको मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, मीन एक्सेट्रा जो भी इंफॉर्मेशन देनी है दे दिया। वही काम उसने अगले वेरिएबल ड्राइंग के लिए कर दिया, वही काम उसने कलर के लिए कर दिया, वही उसने एक्सप्रेशन के लिए कर दिया, और वही काम उसने स्कूल के लिए कर दिया। बस फ़र्क ये है कि आपके जो कंपोजिशन, ड्राइंग, कलर और एक्सप्रेशन आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल थे तो उसने आपको मीन, मीडियन, मोड एक्सेट्रा, मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स पका दिए। लेकिन अगर आपका जो वेरिएबल क्वालिटेटिव है, फैक्टर है, उसने आपको उसी के अकॉर्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसी बता दी कि यहाँ पे ए के 10 लोग हैं, डी कैटेगरी के 10 लोग हैं, ई कैटेगरी के 7 लोग हैं, जी कैटेगरी के 7 लोग हैं, और बी कैटेगरी के 6 लोग हैं, और सी कैटेगरी के 6 लोग हैं, और बाकी जो अदर के नाम कैटेगरी है उसमें 8 लोग हैं। राइट, तो देखिए ये हमारा एडवांटेज होता है डेटा फ्रेम में काम करने का कि हम एक साथ किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पर या हम पूरे डेटा सेट के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। तो देखिए जो काम मैंने आपको अभी आर में करके दिखाया है हम उसी को यहाँ पे बता रहे हैं। और कि देखिए यहाँ पे इसने ये क्या किया है, जैसे कंपोजिशन कमांड है तो यहाँ पे इसने वही काम कर दिया है, जैसे समरी और ब्रैकेट में इसने पेंटर्स डॉलर से कंपोजिशन। राइट, इसी तरह का इसने काम कर दिया। इसी तरह का जब इसे ड्राइंग पे आता है तो इसने यहाँ पे यही कमांड यूज़ कर दिया, समरी और ब्रैकेट में पेंटर्स डॉलर ड्राइंग। तो लेकिन इसने क्या किया, इसने खुद ब खुद उसने हर एक वेरिएबल के ऊपर समरी
का उसने कमांड को यूज़ कर दिया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, देन आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और यही देखिए इसका आउटकम है जो आपका स्क्रीनशॉट है, राइट। ओके, उसी तरीके से आप अगर मान ली कोई अगर ग्राफिक भी बनाना चाहते हैं, जैसे हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, हमारे पास प्लॉट कमांड होते हैं, हिस्टोग्राम बनाने के लिए कमांड होते हैं। तो आप अगर इन वेरिएबल्स को आप डायरेक्टली अपने डेटा फ्रेम से एक्सट्रैक्ट करके आप उनके ऊपर इस तरह के ऑपरेशन भी कर सकते हो। देखिए आगे बढ़ने के चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको याद होगा कि ये स्कूल तो कैटेगरिकल वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, स्क्रीन को क्लियर करके हम कहते हैं प्लॉट। तो देखिए ये इसने क्या किया, जो भी हमारा प्लॉट कमांड होता है, प्लॉट कमांड क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो प्लॉट का हमारा कमांड होता है, प्लॉट और पैरेंथेसिस में हमको उस वेरिएबल का नाम देना होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो भी इस वेरिएबल का नाम दिया था, इसने इस वेरिएबल में जो भी डेटा दिया हुआ था, इसके अंदर 8 कैटेगरीज थी, ABCDEFGH, इसने देखिए उसको उसने प्लॉट कर दिया है। अब क्वालिटेटिव में कैसे प्लॉट करता है, क्वांटिटेटिव में कैसे प्लॉट करता है, और उसी तरह से हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट होता है, इसके हम आगे आने वाले लेक्चर्स में उस पर हम बात करेंगे। ऐसी जो हमारा ड्राइंग का वेरिएबल है उसके ऊपर अगर मुझे हिस्टोग्राम बनाना है तो उसने देखिए हम उसको आपको यहाँ पर हिस्टोग्राम बना दिया। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जब आप किसी डेटा फ्रेम से आप अगर इंडिविजुअल वेरिएबल्स को आप अगर बाहर निकालने की कोशिश करते हो तो उनके ऊपर आप डायरेक्ट अपना जो भी ऑपरेटर्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो। कैसे कि प्लॉट और हिस्ट जो है ये हमारे प्लॉट और हिस्टोग्राम को क्रिएट करने के लिए कमांड होते हैं, और इनका हमारा सिंटैक्स यही होता है कि हम प्लॉट या हिस्ट लिख करके हम उसको पैरेंथेसिस में उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, जैसे हिस्ट एक्स, तो एक्स के अंदर जो भी डेटा होगा उसके ऊपर हमारा हिस्टोग्राम बन जाएगा। तो यहाँ भी हमारे पास ये सुविधा है कि हमें से डेटा सेट को हम डायरेक्टली यहाँ पर कॉल करके हम उसके ऊपर ग्राफिकल और एनालिटिकल दोनों तरीके के टूल्स को हम आराम से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान दी है, हम जब भी यहाँ पर कभी हम बात करते हैं किसी वेरिएबल को, तो हमको यहाँ पे इस वेरिएबल को कॉल करने के लिए दो तरह की इंफॉर्मेशन देनी होती है। एक तो होता है उस डेटा फ्रेम का नाम, और दूसरा होता है उस वेरिएबल का नाम और उसको मुझको एक डॉलर के साइन से अटैच करना होता है, राइट। क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम उसको बार बार जो हम ये डेटा फ्रेम का नाम है और डॉलर से हम उसको अटैच करते हैं, इसको हम अवॉइड कर दें, और अगर हमारे पास मान लीजिए दो वेरिएबल हैं, स्कूल और ड्राइंग, उसके ऊपर हम जो कुछ करना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर लिख दें प्लॉट से स्कूल, या अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें हिस्ट ड्राइंग, तो क्या काम नहीं चल सकता है? अब ये मेरा सवाल है और इसका हम जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये काम करने के लिए आपको सबसे पहले तो आर को ये बताना पड़ेगा कि आप किस डेटा फ्रेम के साथ में काम करना चाहते हैं। अर्थात आपको आर के साथ एक अपने डेटा फ्रेम को जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं उसको अटैच करना पड़ेगा। जैसे कि ऑफिस में कोई भी ऑफिसर के साथ अगर कोई एक स्टेनो अगर अटैच हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ऑफिसर का जो भी टाइपिंग का काम है या जो ऑफिस का काम है वही स्टेनो करेगा। तो उसी तरीके से आर के अंदर भी हमारे पास सुविधा होती है, हमारे पास एक कमांड होता है अटैच, ATTACH, और अटैच के आगे अगर हम पैरेंथेसिस में अपने उस डेटा फ्रेम का नाम अगर लिख दें एक बार, तो उसके बाद फिर हमको उसको बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने डेटा फ्रेम को हमको बार बार नहीं बताना पड़ेगा, या हम उसको अपने आर को बार बार नहीं बताना पड़ेगा कि आर को किस डेटा फ्रेम के साथ में काम करना है, राइट। तो अब हम अटैच कमांड का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि सबसे पहले हमारा स्टेप होगा कि हम अटैच जो कमांड है हम उसके थ्रू अपने इस पेंटर्स डेटा सेट पे काम करेंगे, और इसमें हम अपने जो भी यहाँ पे ऑपरेशंस करेंगे, और जाने के पहले हम इसको अटैच भी करेंगे।
क्योंकि जो आपने अटैच किया है उसको आपको हटाना भी तो पड़ेगा, और अगर आप नहीं हटाएंगे तो वो उसी के साथ में अटैच रहेगा। ओके, तो अब हम आगे देखिए बढ़ते हैं। तो इस पेंटर नाम के डेटा फ्रेम को अटैच करने के लिए मैंने कमांड यूज़ किया अटैच और पैरेंथेसिस में कर दिया पेंटर्स। अब देखिए आपके पेंटर्स के अंदर कौन कौन से वेरिएबल थे, ये मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, कंपोजिशन, ड्राइंग, कलर, एक्सप्रेशन, स्कूल। अब जब आपने अटैच का कमांड आपने लिख दिया है, देन उसके बाद में अगर आपको इन वेरिएबल्स पर काम करना है तो आपको यहाँ पे बार बार पेंटर्स डॉलर को बार बार देने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे अब डायरेक्ट इन वेरिएबल्स के ऊपर आप काम कर सकते हो। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए पहले जब आपने इस स्कूल वाले वेरिएबल पर समरी कमांड लगाया था तो आपने ऐसे लिखा था समरी पेंटर्स डॉलर स्कूल। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया समरी स्कूल, और आपने स्कूल को ऐसे ही ट्रीट किया जैसे कि ये एक आपका वेरिएबल है, और यहाँ से जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको वही कमांड मिल गया जो आपने पहले निकाला था। राइट, चलिए हम इसको आपको देखिए करके दिखाते हैं पहले। अब देखिए सबसे पहले तो हम इस कमांड को करते हैं सो दैट कि आपको दिखाई पड़ जाए कि इसमें क्या होगा। मैंने यहाँ पे कर दिया समरी स्कूल। आपको यहाँ पे क्या उम्मीद है, यहाँ पे क्या होगा? क्या आपका उत्तर आएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। देखिए क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने अभी अपने पेंटर्स के डेटा सेट को अटैच ही नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा अटैच, और आपने कर दिया पेंटर्स। राइट, अब अगर आप अपने इस कमांड को समरी स्कूल को करेंगे तो देखिए आपको इसका आउटकम मिल गया। और आपको याद हो कि आपने जो पहले किया था अगर कि समरी पेंटर्स डॉलर स्कूल, देखिए यहाँ से भी आप अगर देखेंगे तो आपको यही आउटकम मिल रहा है। तो अब ये जो अटैच कमांड है इससे हमारा एडवांटेज ये होता है कि हमको जो बार बार पेंटर्स डॉलर ऐड करना पड़ेगा या हमको बार बार अपने डेटा सेट का डेटा फ्रेम का नाम जो ऐड करना पड़ता है वो बच जाएगा और काम करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। राइट, ओके, ऐसे ही देखिए हम आपको जो बाकी भी वेरिएबल का आपको हम जो समरी कमांड करके दिखाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको जो कंपोजिशन था यहाँ पे आपको करके दिखाया, ये इसका देखिए स्क्रीनशॉट है। राइट, और उसके बाद में हम आपको इसको हटा के भी दिखाएंगे भी। राइट, तो सबसे पहले हम आपको ज़रा दिखा दें, लेकिन चलिए इसके पहले हम इसमें से इसकी बात भी कर लेते हैं कि जब हम अपना काम कर चुकेंगे तो हमने जो अटैच किया है उसको हमको हटाना भी पड़ेगा। और अटैच का उल्टा क्या होता है? डिटैच, DETACH। हम क्या करेंगे कि जब तक हम अपने उस पेंटर के डेटा सेट के साथ में काम करते रहेंगे तब तक तो हम उसको अटैच रखेंगे, और जैसे ही जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो हम उसको हटा देंगे। और हटाने के लिए क्या कमांड यूज़ करेंगे? DETACH डिटैच, और पैरेंथेसिस में लिख देंगे अपने डेटा सेट का नाम पेंटर्स। राइट, चलिए हम आपको ये दोनों कमांड करके दिखाते हैं। ओके, अब आप ये बताइए, अब हमने यहाँ पे समरी कमांड लिखा है, अब हम अगले एक कमांड को भी चेक करते हैं। अब मान लीजिए अब हम आपसे पूछते हैं आपके कौन कौन से वेरिएबल थे। मैं पीछे स्लाइड में नहीं जाऊँगा, हम इसको चेक करते हैं हमारे कौन कौन से वेरिएबल थे और हम उन्हीं को ही हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने कह दिया आपका वेरिएबल था एक कंपोजिशन। राइट, तो अब आप क्या करिए, आपको अगर समरी कमांड अगर लगाना अगर है तो हम इसमें समरी के अंदर हम इस कंपोजिशन को लिख देंगे
और देखिए जैसे ही इंटर करेंगे ये मुझको जो भी हमारा कंपोजिशन का डेटा था, कंपोजिशन का डेटा क्या था, देखिए ये था। ये अपने स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करके इसकी मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन और मीन, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम वैल्यू मुझे दे देता है, राइट। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब मैंने अपना काम कर लिया। अब मैं करता हूँ डिटैच पेंटर्स, राइट। अब मुझे ये बताइए, जब मैंने इसको हटा दिया है तो इसमें से क्या होगा। अब अगर मैं इसी कमांड को, समरी कंपोजिशन को अगर मैं देखिए यहाँ पर लिखता हूँ, जब मैंने ऊपर किया था तो देखिए आउटपुट आ रहा था, लेकिन जब मैंने अब फिर से किया तो ये मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है। ये कह रहा है एरर। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर इसको वेरिएबल का नेम खाली कंपोजिशन दिया है और आपने इस पेंटर्स के नाम के डेटा सेट को आपने डिटैच कर दिया है। अभी इसके साथ अटैच्ड ही नहीं है, तो काम कैसे करेगा। और इस कंडीशन में अगर आपको समरी निकालना है, अगर आप उसको अटैच आपका डेटा सेट नहीं है, तो आप यहाँ पे फिर से अपना पुराना वाला तरीका लिख लीजिए, पेंटर्स डॉलर कंपोजिशन। देखिए आपका जवाब मिल जाएगा और ये जवाब आपको यही मिलेगा जो आपने यहाँ पे देखिए ऊपर निकाला हुआ है। ओके, तो अब हम इस लेक्चर में की समाप्ति करते हैं और हम यहाँ पे रुकेंगे। अब इस लेक्चर में मैंने क्या किया, मैंने आपको सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट बात बताई कि अगर आपके पास डिफरेंट तरीके के वेरिएबल्स आते हैं, हो सकता है कि अगर आप कोई कॉलेज में अगर हो सकता है कि आपके पास 3 तरह के फैकल्टी हों, एक मैथमेटिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, और तीनों लोग एक ही क्लास में, जहाँ पे सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट के मार्क्स आपको ला करके देते हैं। फिजिक्स वाला जो फैकल्टी है वो आपके 100 बच्चों के फिजिक्स के मार्क्स देगा, केमिस्ट्री का फैकल्टी आपको 100 बच्चों के केमिस्ट्री के मार्क्स देगा और मैथ्स का फैकल्टी आपको उन 100 स्टूडेंट्स के मैथ्स के नंबर देगा। अब आपके पास ये तीनों नंबर अलग अलग वेरिएबल्स में आ गए। आपको काम तो एक ही जगह उनको ला करके करना है। अगर आपको उसकी मार्कशीट तैयार करनी है तो मार्कशीट में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के नंबर आने चाहिए। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि उन 3 वेरिएबल्स को जो हमारे पास अलग अलग जगह से आ रहे थे उनको हम कैसे जोड़ेंगे। और जोड़ने के लिए हमने आपको कमांड बताया है डेटा डॉट फ्रेम। अब जब आपने अपना डेटा फ्रेम तैयार कर लिया है तो आपके पास फिर से बहुत सारे सवाल आएंगे। कोई आपसे पूछेगा कि क्लास एवरेज क्या है, अर्थात कि उस क्लास में सारे स्टूडेंट्स को टोटल में से कितना मार्क्स मिले, उनका एवरेज क्या है। या कोई पूछेगा आपसे कि फिजिक्स के मार्क्स का क्लास एवरेज क्या है, या केमिस्ट्री के मार्क्स का क्लास एवरेज क्या है, मैथ्स के मार्क्स का क्लास एवरेज क्या है। आपको क्या करना होगा, उस डेटा फ्रेम में से आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स, उसमें से किसी एक मार्क को बाहर निकालना पड़ेगा और उनका आपको मीन निकालना पड़ेगा। उदाहरण के लिए कोई आपसे पूछे कि उस क्लास का मैथमेटिक्स में क्लास एवरेज क्या है, अर्थात उस क्लास का जो आपने डेटा फ्रेम तैयार किया है वहाँ से आपको मैथ्स वाले कॉलम में से डेटा को बाहर करना है और उसका आपको मीन निकालना है। कोई आपसे अगर ये पूछे कि उस क्लास का एवरेज क्या था, अर्थात क्लास में सारे बच्चों के जो सारे स्टूडेंट्स के जो टोटल मार्क्स आए हैं उनका एवरेज क्या है, तो आप क्या करोगे, आपका जो डेटा फ्रेम है आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो मार्क्स आए हैं उसके लिए आप एक नया वेरिएबल डिफाइन करोगे जहां पर आप तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करोगे और जो आपका नया वेरिएबल बनेगा उनको ऐड करने के बाद में से टोटल, उस वेरिएबल को आप अपने डेटा फ्रेम से बाहर निकालोगे और उसका मीन निकालोगे। अब इस काम को करने के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप अपने वेरिएबल को किस तरीके से कॉल करना चाहते हो। आप उसको डेटा फ्रेम के जो वेरिएबल नेम है उसके साथ में अटैच करके करना चाहते हो या आप उसको डायरेक्ट आप उसके वेरिएबल्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को कॉल करना चाहते हो। ये सारे काम कैसे करेंगे इसके बारे में हमने इस लेक्चर में बात करी है। आप इन छोटे छोटे कामों को एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए और इनको आप
अपना जो आपका इन्वायरमेंट है, आप जहाँ काम करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे कहीं ऑफिस में काम करते हो, आप ये देखो कि इनका हम हमारे एनवायरनमेंट में कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहाँ पे आप उसको एक छोटा सा उदाहरण अपने आप से तैयार करके आप उसकी प्रैक्टिस करिए। जैसे कि आप अगर स्टूडेंट अगर हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के आप 3 कॉलम अलग अलग आप नंबर लिखिए और उनको अटैच करिए, आप उनको उसमें से उनका एवरेज निकालिए और इस तरह के छोटे छोटे सवालों का जवाब खुद को देने की कोशिश करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हम आपको अगले लेक्चर पर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।